ये स्टूडेंट्स चैप्टर चल रहा है नाइन्थ क्लास नाइन्थ साइंस का फिजिक्स सीरीज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं भाई चैप्टर 9 है, तो इसका नाम क्या है चैप्टर 9 का। यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर 9। जो बच्चे अभी देखना शुरू किया है चैप्टर 9 और लेसन का जो चैप्टर है आपका उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की डेफिनेशन से कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ग्रेविटेशन का नाम साइंस ने दिया है, साइंटिस्ट ने दिया है ग्रेविटेशन। तो आपने ये चीज दिमाग में रखनी है कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन, वो ग्रेविटेशन है। अब इसको आगे एक्सटेंड करते हुए एक लॉ दिया गया जिसको बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एज द नेम सजेस्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो पूरे यूनिवर्स का हो। पूरे यूनिवर्स से हमारा क्या मतलब है, सिंपल भाषा में कहें तो यूनिवर्स में जो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे दो व्यक्ति हों आपस में, चाहे दो बिल्डिंग्स हों, वे एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं। ये जो था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसकी जो फोर्स जो होता है इन दोनों के बीच में, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दो बॉडीज के मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दो बॉडीज के डिस्टेंस के बीच में। तो अब अगर बुक की तरह हम पढ़ें और उसकी डेफिनेशन को एज इट इज लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। वो हम आपको लिख के दिखाते हैं कि एवरी object in this universe attracts every other object with a force this force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between them। अब ये देखो भाई, बुकिश लैंग्वेज में मैंने लिखा है बिटवीन देम अलोंग द लाइन joining the centers of the two objects। अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मान लो ये जो दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस दिया गया है ये डी है। तो हमारा फोर्स, हमारा लॉ क्या कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसका मास m1 मान लो, इसका m2 मान लो, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो कि है m1 m2। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, क्रॉस साइन है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, मतलब क्या हो गया, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और दूसरी इसने कंडीशन क्या कही है, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता है तो डिनोमिनेटर में चीज आ जाती है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 1/d²। जब इसको कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाता है और यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाता है, जो F इज इक्वल टू, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। आपको पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे होता है। यहाँ पे इस कांस्टेंट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये होता है Gm1 m2, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, और बाई d²। तो भाई जब इसकी वैल्यू निकाली गई G की, साइंटिस्ट ने इसका वैल्यू जब निकाला, दो मास रख के और डिस्टेंस वगैरह रख के इन दोनों के बीच में, तो G का वैल्यू हमारा आता है 6.67
3×10⁻11। ओके, ये इसका वैल्यू आता है। आपने इसको हमेशा याद रखना है, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसके बीच में जो होता है, ये वैल्यू आप याद रख सकते हो। 6.673 × 10⁻11। बच्चों को वैल्यू याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी की वैल्यू क्या है? जी इज इक्वल टू 6.673 × 10⁻11। अब ये वैल्यू याद करने के लिए आप कोई अपना तरीका बना लो। मैंने एक तरीका बनाया हुआ है कि भाई जी जो है, जी खुद ही, जैसे मैं अगर यहाँ पे जी लिखूं ऐसे, तो जी में आधा 6 तो यहाँ से ही शुरू होता है जी में, तो मैं इसकी वैल्यू हमेशा याद रखने के लिए जी के अंदर ही 6 को देख लेता हूं। भाई जी के अंदर ही 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, फिर पॉइंट के बाद भी 6 लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें एक जोड़ता हूँ और 6 का आधा कर देता हूँ। भाई 6 + 1 7 और 6 का आधा 3, तो मुझे ये वैल्यू याद रहती है हमेशा, सालों तक मुझे याद है ये। डेफिनेशन में क्या करता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट जोड़ के उसमें 1 जोड़ देता हूँ, तो वो हो गया 11। यहाँ पे याद रहता है कि मुझे 11 रहेगा, और हमेशा ये बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वैल्यू बहुत कम होती है। और ये कैसे जाना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है? जब दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बैठे होंगे, तो जो दो व्यक्ति आपस में एक साथ बैठे हुए हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा ये वैल्यू होती तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और सब लोग आपस में ऐसे चिपक जाते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही कम मिनिस्क्यूल कहें या फिर बहुत ही मिनिमल फोर्स होता है। नेगेटिव में इसकी वैल्यू है, और देख सकते हैं आपकी कितनी बड़ी नेगेटिव में वैल्यू है। अब ये वैल्यू कब बहुत इफेक्टिव कब हो जाती है? जब मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सबने ये डेफिनेशन देख ली होगी जरूर, ठीक है। इसको आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। जो डेफिनेशन है मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है कि क्या डेफिनेशन है, बेसिक सी बात है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या काम आता है, किस काम आता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इसका आम जिंदगी में, हमारी जो लाइफ है उसमें इसका क्या यूज है? तो सिंपल सा यूज ये है कि भाई अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम अर्थ पर खड़े नहीं रह सकते थे, हम लेविटेट करने लग जाते, मतलब कि हम स्पेस में चले जाते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, ठीक है। हम चल भी नहीं पाते अर्थ पे। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल, अर्थ के अंदर एक पुलिंग पावर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से वह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। अगर मैं इस मार्कर को नीचे गिराऊंगा तो ये अर्थ पर जाकर गिरेगा, क्योंकि अर्थ के अंदर वो पुलिंग फोर्स है। हाँ, हालांकि मार्कर के अंदर भी वो पुलिंग फोर्स है, लेकिन मार्कर का मास बहुत ही कम है, मार्कर का मास बहुत ही कम है। इस वजह से बैलेंस करने के लिए एक्सेलरेशन में आ जाता है और ये अर्थ के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि जैसे मान लो जब कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो चांद है, ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो है आपका मून है, ठीक है, MOON, ये जो मून है ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है भाई, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? आप एक रस्सी लीजिए और उसको ऐसे घुमाइए, एक जगह पे ऐसे घुमाओगे तो उसका सेंटर है, और उस रस्सी के ऊपर एक छोटा सा पत्थर बंधा हुआ है। आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं तो आप देखोगे कि सेंटर पे बंधे होने के कारण वो पत्थर जो है इस पॉइंट के चारों तरफ घूमने लग जाएगा, क्योंकि वो जो पत्थर है वो एक फोर्स से बंधा हुआ है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वैसे ही ये जो मून है ये समझ लो कि एक फोर्स से पृथ्वी से बंधा हुआ है और ऐसे लगातार चल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो अर्थ है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसके ऊपर ये गिरता क्यों नहीं है? ये भी क्वेश्चन है ना। अगर इसमें इतना ही अगर इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये इसके ऊपर गिरता क्यों नहीं है आके? क्योंकि मून का भी अपना एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मून का भी है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से आया था भाई? इनिशियल वेलोसिटी जब
संसार ब्रह्मांड बना तब मून जो है किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा हुआ करता होगा या फिर किसी सितारे का टुकड़ा हुआ करता होगा, ऐसा कुछ। लेकिन जब ये इसके ऑर्बिट में आया था तब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। जब ये इसके ऑर्बिट में आया था तब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस वजह से ये हमेशा कोशिश करता है कि ये बाहर निकले। ठीक है, यहां पे आएगा मून, यहाँ पे मान लो मून है तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक फोर्स है जो हमेशा इसको पृथ्वी की तरफ मोड़ता रहता है। इस डायरेक्शन में जाने के बजाय ये इधर जो है मूव करता है, तो इधर तो आ नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे ऐसे इस ऑर्बिट में वो हमेशा ट्रेवल करता है, इस ऑर्बिट में वो हमेशा घूमता रहता है। इसलिए ही ये मैंने आपको मून की सिचुएशन दिखा दी है, अलग अलग जगह पे वो मून कब कब कैसे कैसे घूमता रहता है। इसके चारों तरफ ऐसे मून घूमता रहता है, ये मून ही है जो ऐसे घूम रहा है, ये मान के चलो। ठीक है, लेकिन ये हमेशा उसकी टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाने के बजाय वो अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन गिरता नहीं है, क्योंकि उसका अपना एक डायरेक्शन है, अपना एक वेलोसिटी है। ठीक है, इस वजह से वो अर्थ पर गिरता नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, तो वो रस्सी वाला एग्जांपल याद करो, ऐसे जो घूम रहा है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो जो पत्थर है रस्सी के साथ ही वो सीधा जाएगा डायरेक्शन में, वो गोल फिर नहीं घूमेगा। जैसे ही छोड़ोगे उसको तो जिस भी टेंजेंशियल में होगा वो एट दैट पॉइंट उसी तरफ वो ऐसे सीधा स्ट्रेट मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ तो स्ट्रेट मूव कर जाएगा, यहाँ पे हुआ तो स्ट्रेट मूव कर जाएगा, यहाँ पे हुआ तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये उसका फायदा है। किसका फायदा है भाई? जो हमारे पास मून है वो इसी का एक हमारे पास उसका एक फायदा है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब जितने भी सैटेलाइट हैं क्या किया जाता है कि उनको एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल पुल जहां तक रहता है उससे उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक फोर्स के साथ। और जैसे ही वो उससे बाहर निकलता है और अपनी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से वो क्या होता है, जैसे ही पृथ्वी के वो ऑर्बिट में पहुंचता है जो सैटेलाइट के लिए निश्चित किया गया है, ठीक है, वहां तक जैसे ही पहुंचता है वहां पे जाने के बाद वो पृथ्वी के साथ अपने वेलोसिटी की वजह से वो घूमता रहता है, लेकिन पृथ्वी के साथ कनेक्ट रहता है, क्योंकि जो अर्थ है वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो अर्थ से दूर नहीं जाता है, स्पेस में इधर उधर नहीं चला जाता है, वो अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहता है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ ही अपना ऑर्बिट बना लेता है और उसमें घूमता रहता है, अर्थ के ऑर्बिट में नहीं, अर्थ के चारों तरफ अपना ऑर्बिट क्रिएट करता है और उसमें घूमता रहता है। तो ये बात बेसिक आपको याद रखनी है। अब अगला पॉइंट इसमें है आपके सिलेबस में कि ये जो टाइड्स होते हैं, जो टाइड्स होते हैं सी में टाइड्स होता है, जैसे सी है, पानी है यहाँ पे, ठीक है, पानी है, तो कई बार जो पानी की वेव्स हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं, उनको बोला जाता है टाइड्स। वो क्यों होती हैं? मून और सन के, मून और जो सन होता है ना, SUN, मून और सन के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो ऐसा होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा होता है। आपने ये चीज दिमाग में रखनी है, मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा होता है। जो टाइड्स बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं। ठीक है, अब अगली बात अगर हम ध्यान में रखें तो अब देखो भाई, आपने एक बात देखी कि ग्रेविटेशनल पुल होता है, मान लिया होता है, ठीक है। अब क्या ग्रेविटी जो अर्थ होती है उसका भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है? हाँ होता है, वही फोर्स होता है। वो कितना होता होगा भाई? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास m है, तो अर्थ का मास मान लो m, तो m गुणा m बटे में
जो जो वो ऑब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल अर्थ के ऊपर रखा है, मान लो यहाँ पे रखा है, तो अर्थ का रेडियस मान के चलते हैं भाई 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, तो इसके इस ऑब्जेक्ट के और अर्थ के सेंटर का भी इसका डिस्टेंस मान लो डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया जी। अब मुझे ये बताओ किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। लेकिन आपने पढ़ा था कि ये जो फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर, किसके ऊपर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट का मास क्या माना है हमने, m। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना उसकी वजह से इसका एक एक्सेलरेशन हो जाता है इस ऑब्जेक्ट का, हमें वो एक्सेलरेशन निकालना है। क्यों होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर पुल लगा रहा है। अब वो किस पुल से इसको खींच रहा है, किस एक्सेलरेशन से वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, हमें वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। F की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फोर्स किसके बराबर होता है, हमने आपको शुरू में बताया था मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब ये मास किसका है, इस m से ये m कट जाएगा, ये मास जो था उस स्टोन का है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, AG लिखते हैं इसको अभी के लिए। और g की वैल्यू हमने देखी थी 6.67 और 3 इंटू में 10⁻⁻11 ये होगी। और अर्थ का मास जो होता है वो होता है ऑलमोस्ट 6.0 इंटू 10⁻24, इतना होता है अर्थ का मास। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो हम मान के चलते हैं 6400 किलोमीटर, जो कि 6.4 इंटू 10⁻3, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ये जो अर्थ का मास है ना ये केजी में है भाई, यहाँ पे इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ये। अब करना क्या है वो देखते हैं। इसका हमने जब इसको निकाला जाएगा तो आप एक बात ये भी देखो कि यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया था हमने। ठीक है, और ये मास है इसका यहाँ पे केजी में। तो इसका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है ना, पूरा सोल्व करोगे इसको जब आ जाएगा करीब आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और AG जो है ना, इसको हम AG लिखने की बजाय, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखने के बजाय हम इसको G लिख देते हैं, स्मॉल g लिखते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसको कैपिटल G से, और स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है स्मॉल g लिखते हैं जो कि एक्सेलरेशन होता है वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आता है, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू जब लेके चले तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेके चलते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका भी यहां पे स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो अब इसको करोगे कैंसिलेशन तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी अभी निकाला कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मास की। अगला टॉपिक है आपका मास क्या होता है भाई। तो आप मुझे बताओ मैटर क्या होता है। सबसे पहले हमने किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर। मैटर जो भी चीजें हमारे चारों तरफ विद्यमान है उसको मैटर कहते हैं, जैसे चौक डस्टर सब कुछ, ब्रह्मांड, ये सितारे, ये चांद, धरती, अंबर, सब कुछ जो है वो मैटर है हमारे चारों तरफ। और मैटर जो होता है, मान लो ये ईंट का टुकड़ा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। मैटर की खासियत यही है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इनके बीच में कई बार बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, कई बार बहुत कम स्पेस होता है, कई बार बिल्कुल ही स्पेस नहीं होता। ऐसे ही सॉलिड, लिक्विड, गैस बनते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो पार्टिकल्स के बीच में क्या बन जाता है, गैस बन जाती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो मान लो ये मैटर है कुछ भी, ठीक है, और इसके छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। अब पूछा हमसे ये गया है कि मास किसे कहते हैं भाई, मास क्या है। वेट हमें पता है कि मास को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसके साथ,
ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, जिसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन बनता है उसे ग्रेविटी भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इससे फॉर्मूला निकला था और हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को क्या बोलने लग गए हम, कौन सा एक्सेलरेशन को, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो उस बॉडी की स्पीड, सॉरी उस बॉडी की जो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम होता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो मास इनटू ग्रेविटी, वेट कितना हो गया, मास इनटू ग्रेविटी। इस बात का हमें पता है। अब मुझे ये बताओ कि मास होता क्या है, ये तो पता लग गया भाई मैं वेट क्या होता है, लेकिन मास क्या होता है। तो मास हम कैसे डिफाइन करें, तो किसी वस्तु की वह क्षमता, ठीक है, उसके अंदर उपस्थित वह क्षमता जिसकी वजह से उसमें इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब क्या है कि वह एक स्थान पर रुकी रहती है, वह क्षमता जिसकी वजह से वह एक स्थान पर रुकी रहती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। वह क्षमता जिसकी वजह से वह एक स्थान पर रुकी रहती है। अब ये एक स्थान पर क्यों रुकी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू को ही इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, द बॉडी विच हैज इट्स ओन इनर्शिया हैज ए मास। जब किसी वस्तु के अंदर अपना एक इनर्शिया आ जाता है, अपना एक दम आ जाता है कि वह एक जगह पर स्थित रह सके बिना धक्के के, ना हिले, ठीक है, तो उस वस्तु का वह इनर्शिया कहलाता है। और इनर्शिया जो होता है वही मास होता है। ठीक है, इनर्शिया को ही क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। द इनर्शिया प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो इनर्शिया इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको ही इसका मास बोलते हैं। जितना ज्यादा इनर्शिया इसके अंदर होगा एक जगह पे स्थित रहने का, तो उतना ही ज्यादा इसका मास हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मैं इस बॉडी को उठाकर मून पर ले जाता हूं, क्या इसका मास चेंज होगा, नहीं होगा, लेकिन इसका वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी होती है ना, मून की जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। कितनी कम होती है भाई, हमारे यहां से 6 गुना कम होती है। मतलब कि ये बोलेंगे कि हम, अगर हमारे यहाँ पे 60 है तो वहां पे 6 होती है। ठीक है, अगर हमारी ग्रेविटी यहाँ पे जी को 60 है तो वहां पे 60/6 होती है, मतलब कि 6 गुना कम होती है। ठीक है, 6 गुना कम होती है। तो आप देखो भाई यहाँ पे, या फिर कहें कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मून की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है। अगर मून की 6 है तो हमारी 60 है ग्रेविटी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो मास कभी भी मून पर कहीं भी ले जाओ, मैटर को कहीं भी ऑब्जेक्ट को उठाकर ले जाओ, मास कभी कम नहीं होता, लेकिन वेट बदलता रहता है। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब ये होने के बाद मुझे बताओ भाई, थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। एक टर्म दी गई आपके बुक में, THRUST, थ्रस्ट, और ये होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो थ्रस्ट जो होता है ना, कि दोनों ही फोर्स होते हैं, ये भी फोर्स होता है, ये भी फोर्स होता है, लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट, फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक एरिया पर लगने वाला फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, और एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है।
अब देखो भाई, एक पास्कल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पास्कल क्या कहता है, पास्कल्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और यहाँ पे हम एक पिस्टन लगाएं, ऐसे एक पिचकारी टाइप बनाए ऊपर से, और इस जो कॉर्क को है ऐसे नीचे हम ऐसे दबाएंगे हाथ से, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ 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 यहाँ, हर तरफ लगेगा फोर्स जो होगा वो इसी पानी है, इसके अंदर फ्लूइड है कोई भी, यहाँ पे क्या है, FLUID फ्लूइड, ठीक है, कुछ भी फ्लूइड है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो हर डायरेक्शन में, उस बंद बर्तन में हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्पर्स्ड हो जाता है, इक्वली डिस्पर्स हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पास्कल कहते हैं। इन ए क्लोज्ड कंटेनर व्हेन वी compress any liquid in one direction, then the liquid will exert pressure on each wall in equal amount. The liquid will exert pressure on each wall in equal amount. This is called law of Pascal. ठीक है, वही है लॉ ऑफ पास्कल। अब मुझे बताओ कि कोई वस्तु जो है, अब ये तो था लॉ ऑफ पास्कल, ये तो सिंपल बात थी। आप मुझे बताओ कि कोई चीज पानी में तैरती क्यों है, कोई चीज पानी में क्यों तैरेगी। ठीक है, देखो भाई, मान लो ये एक टब है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें मैंने एक प्लास्टिक की बॉल डाल दी, ये प्लास्टिक की बॉल है, ये पानी में क्यों तैरेगी। आपने याद रखना है, क्या कहता है कि ये जो मैटर है ना, ये होलो मैटर है, और जब इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी इससे ज्यादा होती है, तब ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी, या ये तैरती है चीज, तब ये क्या करती है, फ्लोट करती है कोई भी चीज। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये चीज डूब जाती है वाटर के अंदर। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ कि मान लो भाई डेंसिटी कम भी है, लेकिन फिर भी तैर क्यों रही है, तो मतलब क्या रीजन है इसके पीछे। तो आपने पढ़ा था कि जो फ्लूइड होता है ना, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन उतने फोर्स के साथ नहीं जुड़े रहते जितने कि ईंट के पार्टिकल जुड़े रहे। ईंट क्या है, बिल्कुल सॉलिड, और जो पानी है वो लिक्विड है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मॉलिक्यूल्स दब तो जाएंगे ये, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रख के प्रेस करूंगा तो मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे, एक बार के लिए कंटेनर में ये इधर उधर निकलने की कोशिश करेंगे। एक बार कंटेनर में इधर उधर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका भी अपना एक फोर्स है, और ये कोई ऑब्जेक्ट इनके ऊपर रख दिया तो ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ऊपर की तरफ में एक फोर्स लगाते हैं। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमेशा पानी के अंदर से एक फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ, और इसी फोर्स को बोलते हैं ब्यूएंसी। क्या बोलते हैं, ब्यूएंसी, CY, ब्यूएंसी बोलते हैं इस फोर्स को। इस फोर्स का, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ब्यूएंसी, और इस फोर्स का नाम क्या है, ब्यूएंट फोर्स। क्या नाम है, ब्यूएंट फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं, ब्यूएंट फोर्स। तो ब्यूएंट फोर्स की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर ये जो बॉल है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये उतना वाटर हटा सके, जिसका इस बॉल के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगा सके कि इसके फोर्स को ये काउंटर कर जाए। तो ये ब्यूएंट फोर्स जो होता है, जो नीचे से फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, ये उसको ऊपर ही बनाए रखता है। ठीक है, कोई चीज अगर डूब नहीं रही, मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है ना इस पे, तो वो कौन सा फोर्स है, ब्यूएंट फोर्स होता है, जो इसको ऊपर की तरफ बनाए रखता है। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती इस बॉल को अंदर ले जाओगे, अगर आप जबरदस्ती इस बॉल को अंदर ले तो ये बॉल फिर भी ऊपर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही फोर्स बढ़ जाएगा नीचे, ब्यूएंट फोर्स, और वो इसको ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्लोट इसलिए कर रही है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है इस वाटर की डेंसिटी से कम है। तो जो आइस क्यूब होते हैं वो वाटर के ऊपर इसीलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि आइस क्यूब की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है,
अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी मतलब उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो डेंस कितनी है, ये कैसे पता लगता है, तो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया या फिर हम ये कहें पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया किसी की डेंसिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा भाई, जो मास होता है ना किसी बॉडी का, वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है ये उसकी डेंसिटी बताती है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से टुकड़े में कितना मास है वही उसका डेंसिटी है। और मास अभी अभी मैंने बताया क्या, इनर्शिया, उसमें दम कितना है, छोटा सा टुकड़ा है लेकिन उसमें पार्टिकल कितने सारे हैं, ठीक है, वही उसका इनर्शिया डिसाइड करते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, एक प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी वस्तु को पानी में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. तो जब पानी में किसी चीज को डुबोया जाता है, एक डायग्राम दिया गया है ऐसे, एक पत्थर एक बंधा हुआ है और बोल रहे हैं कि, तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर है ना, जब डुबोया जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसको पूरा डुबो चाहे आधा डुबो, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो है ना इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा वो फोर्स। ठीक है, ये बॉडी एक पानी हटाएगी ना यहाँ से, इसकी जगह कुछ ना कुछ पानी तो आएगा, तो ये जो वाटर डिस्प्लेस करेगी ना, मान लो ये वाटर है फ्लूइड, तो वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट, वाटर डिस्प्लेस बाई इट, जो फोर्स होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट। फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट, इसके बराबर होगा। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने ये चैप्टर कर लिया है भाई। कौन सा चैप्टर है, ग्रेविटेशन। अगली क्लास में जरूर अटेंड करना है आपने अगली क्लास, हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, वही इस चैप्टर को आपके दिमाग में क्लियर करेगा और वही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने समझनी है। इस लेक्चर में इनफ समझा दिया गया है और एक्सरसाइज में आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगला लेक्चर जरूर देखें।